नमस्कार दोस्तों, मैं परमिता स्वागत करती हूँ द साइलेंट जोन पर एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है रूपा। कहानीकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए सुनते हैं कहानी। असमय की घंटी ने सभी को बेचैन सा कर दिया। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मैट्रेन जेल बंद करके गई है। फिर तुरंत ही वो घंटी कैसे? जेल जीवन से घबराई हुई बहनों ने सोचा, शायद उनकी ही रिहाई का फरमान आया हो। जिनके मुलाकाती बहुत दिनों से ना आए थे, उन्होंने अंदाज लगाया शायद उनसे कोई मिलने आया है। जिन्हें किसी तरह के सामान की प्रतीक्षा थी, उन्होंने समझा उनका सामान ही आया होगा। मेरी 3 साल की बेटी ममता दौड़ती हुई आई और मेरे गले से लिपट कर बोली, अम्मा उठो, चलो घंटी बजी है, फाटक खुलेगा, आज तो हम लोग भी छूटने वाले हैं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसकी आशा कितनी निराधार है, फिर भी उसका मन रखने के लिए उसके साथ फाटक की ओर चल पड़ी। जमादारिन जल्दी जल्दी अपना पल्ला संभालती हुई आई। ताला खोलकर उसने फाटक खोल दिया। असिस्टेंट जेलर के साथ एक 24-25 साल की स्त्री अंदर आई और एक तरफ चुपचाप खड़ी हो गई। उसके साफ कपड़े और गंभीर मुद्रा से बहुत सी बहनों ने अंदाज लगाया कि ये भी शायद राजबंदनी है। जेलर ने जमादारिन को बुलाया और उसे धीरे धीरे समझाकर चला गया। जमादारिन ताला बंद करके अंदर आई। अपनी हाथ की छड़ी से उस नई आई हुई स्त्री को मारती हुई बोली, चल हरामजादी, बच्चे को मारना ही था तो उसे पैदा क्यों किया था? मार से वो स्त्री तिलमिला सी उठी, फिर भी जमादारिन के आगे आगे जल्दी जल्दी चल पड़ी, शायद इस डर से कि कहीं दूसरा प्रहार भी न हो जाए। परंतु जमादारिन को इतने ही में संतोष कैसे हो जाता? उसने और भी जोर से मारते हुए और अश्लील गालियां देते हुए कहा, आंख दिखाती है रंडी, देख तो नंबरदारिन, उधेड़ ले चमड़ी रांड की और गुनाह खाने में बंद कर दे। अब मुझसे न सहा गया। मैंने कहा, जमादारिन, मैट्रेन ऐसा करे तो करे, पर तुम बाल बच्चे वाली स्त्री ठहरी, तुम किसी पर बिना जाने क्यों हाथ उठाती हो? जमादारिन का स्वर उसी समय बदल गया। उसने मुझे देखा ही ना था, नहीं तो शायद इस बेरहमी से न मारती। बोली, आप नहीं जानती बहन जी, ये खूनी औरत है, अपने बच्चे को मार डाला है इसने। मैंने कहा, उसके अपराध की सजा तो कानून से छोटी सजा से लेकर फांसी तक की हो सकती है। तुम्हारा काम तो उसे अपनी देख रेख में बंद रखना भर है। तुम वही करो, सजा का काम देने वालों पर छोड़ दो। वो गुनाह खाने में बंद कर दी गई। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, मगर मुझे उस औरत की याद ना भूली। मैं उस गुनाह खाने की तरफ गई। लकड़ी का दरवाजा खुला था। वो छड़ के दरवाजे में बंद थी। मैं अंदर आंगन में गई तो देखा वो औरत अभी उसी प्रकार बैठी थी। रोटी और दाल उसने छुई भी ना थी। मैंने उससे पूछा, तुमने खाया क्यों नहीं? खाना खा लो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरा भी जी भर आया। मैंने कहा, तुम रो मत, वरना मैं भी तुम्हारे साथ रोऊंगी। खाना खा लो, फिर मुझसे बतलाओ कि तुम क्यों पकड़ कर लाई गई हो। सचमुच तुमने पर विश्वास नहीं होता कि कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है। अब वो फूट पड़ी, रोते रोते बोली, कोई माँ मारे चाहे ना मारे, मैंने तो अपनी बच्ची को मार डाला है बहन जी, ये बात सच है। कैसे? मैंने आश्चर्य से पूछा। कैसे मारा क्या बताऊं? और वो फूट फूट कर रोने लगी।
मैं उसके पास बड़ी देर तक खड़ी रही। बहुत बार उससे खाने को कहा, पर उसने ना तो खाना खाया और ना ही बतलाया कि उसने अपने बच्चे को क्यों और कैसे मारा। मैंने सोचा इसके पास से जाऊं तो शायद ये खाना खा ले और कुछ आराम भी कर ले। मैं अपने ओठे पर आकर लेट गई और वहां कुछ देर तक पड़ी रही। एकाएक फाटक की घंटी बजी और फाटक खुला। मैंने देखा कि दो स्त्रियां रूपा को कहीं लिए जा रही हैं। पास ही खड़ी हुई कैदिन ने पूछा, रूपा को कहाँ लिए जा रहे हैं ये लोग? वो धीरे धीरे बोली, खूनी औरत है ना, इसीलिए फांसी वाड़ में ले जा रहे हैं। रूपा चली गई, पर मुझे उसका रोना, उसकी विषाद भरी आंखें, उसका चेहरा भूलता न था। मन कहता था कि वो हत्यारिन नहीं है, पर मेरी आंखों के सामने वो फांसी वाड़ में गई, हत्या के जुर्म में पकड़ कर आई। फिर अविश्वास के लिए कहाँ जगह थी? धीरे धीरे मैं रूपा को भूल चुकी थी। एक दिन अखबार के एक समाचार ने उस याद को ताजा कर दिया। समाचार था, गांव में रूपा नाम की स्त्री अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर कुएं में कूद पड़ी। खबर होते ही गांव वाले आ गए और माँ बेटी को कुएं से निकाला। बच्ची तो मर चुकी थी, लेकिन रूपा को कोई हानि ना पहुंची थी और वो बच्ची की हत्या करने की अपराध में पकड़कर जबलपुर सेंट्रल जेल में लाई गई। बच्ची को लेकर वो कुएं में क्यों कूदी, इसका कारण अज्ञात है। मैंने अखबार पढ़ा और जान गई कि हत्यारिन रूपा है। मेरे रहते ही 2 महीने बाद एक रोज आजन्म कारावास का दंड लेकर रूपा फिर जेल में आ गई। दयालु मैजिस्ट्रेट ने उसे फांसी ना देकर आजन्म कारावास की सजा दी थी। रूपा सब स्त्रियों के साथ जेल में काम करती, मगर चेहरे पर विषाद की छाया बनी ही रहती। एक दिन मैं बीमार पड़ी और वो मेरे पास सेवा शुश्रूषा के लिए भेजी गई। मैं करीब करीब 2 महीने बीमार रही। अस्पताल में मैं अकेली अपनी बच्ची के साथ रहती थी। रूपा दिन रात मेरे पास रहती। मेरी बच्ची को वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। बच्ची भी उसे घड़ी भर न छोड़ती थी। आश्चर्य तो ये था कि मेरी बच्ची साफ साफ बोल नहीं पाती थी, फिर भी रूपा उसकी सब बातें समझ लेती थी। एक दिन किसी ने बच्ची ममता को साफ ना बोलने के लिए चिढ़ा दिया था और बेचारी उदास होकर सो गई थी। इसी चिंता में मुझे नींद नहीं आ रही थी। जेल में एक बच्चा और था। उसे जेल वासिनी बहनें बहुत प्यार से रखती, उसके साथ खेलती, बातें करती, पर ममता साफ ना बोल पाती थी, इसीलिए उससे कोई न बोलता, उसे प्यार न करता। यहाँ तक कि खेलने के लिए सुंदर सुंदर खिलौने, फल, मिठाई उस बच्चे को दिए जाते और ममता खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर देखा करती। फिर रोती हुई दौड़कर मेरे पास आती और कहती, अम्मा, भाभी ने बाबा को तस्बीर की किताब दी है, मिठाई दी है। अम्मा, मुझे भी तस्बीर की किताब मंगा दो। जेल में वे चीजें मैं कैसे उसी समय मंगा कर दे सकती थी? कम से कम मेरे साथ तो जेल में यही होता था कि एक चीज 15 दिन पहले कहने पर मिलती थी। ऐसी बातें प्राय हो जाया करती थी और इन्हीं कारणों से मैं बहुत दुखी रहा करती थी। उस दिन भी ऐसा ही कोई कारण था और मैं सो न सकी थी। रूपा मेरे पास आई, बोली, हाथ पैर दबा दूं बहन जी, आपको नींद नहीं आती? मेरे बहुत रोकने पर भी रूपा मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, रूपा, आज तुम मुझे बताओ कि तुम बच्ची को लेकर कुएं में क्यों कूदी थी? वो बैठ गई। उसके चेहरे का विषाद कुछ
गहरा हो गया। बोली, बहन जी, मेरी गोपा इसी तरह थी जैसी आपकी ममता है। अपने बंबई जाकर सैकड़ों रुपए खर्च करके ममता का मुंह ठीक करवा लिया है, पर मेरे पास रुपए कहाँ से आता। गोपा का बाप कहता था, खूब रुपए कमाकर अपनी गोपा को बंबई ले जाकर ऑपरेशन करा देंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। और इसीलिए खूब रुपए कमाने के लिए वो लड़ाई पर चला गया। तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली। इधर मैं अकेली और जरा सी गोपा, जहाँ मेहनत मजूरी को जाती, वहीं बच्चे और कभी बड़े बड़े लोग तक गोपा को साफ ना बोलने पर चिढ़ाया करते। लड़की चिढ़ती, दिन भर रोती, मैं उसका मुंह पकड़ती। बिना मेहनत मजूरी के काम न चलता, और जहाँ जाती वहीं ये बात होती। जिस दिन मैं कुएं में कूदी थी, उसके एक दिन पहले मैं एक जगह मजूरी के लिए गई थी। ऊपर मैं कुछ काम कर रही थी और वहीं जीने पर गोपा एक लकड़ी लिए बैठी थी। नीचे मोहल्ले भर के 10-12 लड़के लड़कियां उसे चिढ़ा रहे थे। वो कभी इसे कभी उसे मारने दौड़ती, पर वे थे 10-12 और गोपा अकेली। मैंने देखा, मुझे बड़ा क्रोध आया। गोपा को मैंने गोद में उठा लिया और पास ही जो लड़का उसकी चोटी खींच रहा था, उसे हल्के से पीठ पर मार दिया। बस फिर इसी बात को लेकर उन लोगों से कहासुनी हो गई। अब मुझे काम भी ना मिलता, पैसों की तंगी होने लगी। इधर बच्चे गोपा को और ज्यादा चिढ़ाकर तंग करने लगे। सोचा, अभी छोटी है, समझती कम है, जब बड़ी होगी तब गोपा को कितना बुरा लगेगा। मेरी गोपा दुखी हो जाया करेगी, और कहीं मैं मर गई तो फिर बहन जी, मेरे मरने के बाद गोपा की जो दुर्दशा होगी, उसे सोचकर मैं पागल हो गई, और उस दुर्दशा तक गोपा ना पहुंच सके, इसलिए आगे वो कुछ न कह सकी। पास ही पड़ी हुई ममता को मैंने और पास खींचकर छाती से लगा लिया। मेरी छाया मुझसे बात कर रही थी। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी रूपा। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए विदाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।